आज का टॉपिक क्या है बच्चों? वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। हम लोग आज ये जानेंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग सेंटेंस फॉर्मेशन में कहाँ होता है, मतलब किस तरह से वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे। क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा वर्ब के ही रूप में होता है या किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी होता है, ये भी जानेंगे, है ना। तो सारा कुछ होगा किसके बारे में? वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में। चलेगा, देख रहे हैं। चलिए अब इसे हटाना पड़ेगा। क्या हुआ? ये बिना मतलब से है ही मत करो। लो, आज हमारा है वर्ब थर्ड। वर्ब के थर्ड फॉर्म को en फॉर्म कहते हैं ग्रामेटिकली, यानी ग्रामर इसे en फॉर्म के नाम से भी पहचान लेता है, राइट। ऐसा इसलिए है कि उसके अंत में यूजुअली en एज अ सफिक्स यूज होता है। वर्ब के तीसरे रूप के अंत में en लगा होता है, लेकिन ये 100% वर्ब्स के साथ नहीं होता है। कुछ वर्ब दूसरे सफिक्सेस भी यूज करते हैं अपने थर्ड फॉर्म के निर्माण के लिए, मतलब dv यूज हो जाता है, ev हो जाता है ना, em भी होता है, t भी होता है, तो बहुत सारा है, लेकिन उसकी पहचान en फॉर्म है। और चूँकि 3 लगा हुआ है तो इसे हम लोग थर्ड फॉर्म भी बोल देंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो कौन से फॉर्म के रूप में इसकी पहचान है? en फॉर्म के रूप में। और v1 की पहचान किस रूप में थी? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। v2 की पहचान ev फॉर्म के रूप में, एंड नाउ v3 en फॉर्म के रूप में। कोई दिक्कत? हाँ, ग्रामेटिकली इसे हम लोग ये बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। भाई एक ही बात है, इसे v3 कह दो या en फॉर्म ऑफ द वर्ब कह दो या फिर पास्ट पार्टिसिपल कह दो, नो इशू। ये सारा एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है। हाँ, अब नंबर सिस्टम की बात होगी कि हम जानेंगे कि v3 वर्ब का सिंगुलर फॉर्म माना जाता है या प्लूरल फॉर्म, राइट। v1 प्लूरल होता है, ये मैंने पहले बताया आपको, और v2 सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं। कब उसे सिंगुलर मानेंगे सेंटेंस में, कब उसे प्लूरल मानेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन v3 के साथ क्या है कि ये नो नंबर कॉन्सेप्ट पर काम करता है। नो नंबर कहने का मतलब ना तो ये सिंगुलर होते हैं और ना ही ये प्लूरल होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो 3 इन्फॉर्मेशन आ गया किसके बारे में? v3 के बारे में। v3 क्या है? en फॉर्म ऑफ द वर्ब है, या फिर आप थर्ड फॉर्म कह दो। पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं और नो नंबर में आते हैं, मतलब इनका नंबर सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे v3 के लिए। तो सबसे पहले अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? v1 पढ़ लिया है और v2 पढ़ लिया है और v3 अभी पढ़ रहे हैं। तो v1 में अगर आप यहाँ ईट ले रहे थे तो v2 भी आपको पता हो गया, यहाँ 8 है। लेकिन अगर ईट के थर्ड फॉर्म को आप देखेंगे तो इटेन होता है। क्या होता है? इटेन, है ना। तो अगर हमारा बेस फॉर्म में कोई वर्ब, बेस फॉर्म में हमारे पास क्या है? ईट है, और ईट का अगर हमें थर्ड फॉर्म निकालना है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? इटेन। अब इटेन क्या है? तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, en फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, और ना तो ये सिंगुलर है ना ही ये प्लूरल है। क्लियर हो गया? लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ये पहला BF हो गया। सेकंड BF में ले लीजिए आप वर्ब बेस फॉर्म में आप ले लो प्ले। क्या ले लो? प्ले। प्ले बेस फॉर्म है। अब इस बेस फॉर्म का हमें क्या निकालना है? v3 निकालना है। तो v3 निकल आता है प्लेट। क्या आता है? प्लेट। लेकिन पहचान होती है en फॉर्म से, एंड वो कर सकता है ed से भी। लेकिन यहाँ पर आकर के ना झगड़ा आपको फंस ये गया कि अगर आप ईट के सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं तो वो 8 होता है, लेकिन प्लेट के सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं, अगर आप यहाँ v1 में प्ले रखते हैं तो v2 भी क्या होगा? प्लेट होगा, और v3 भी प्लेट होगा। अब ये एक चैलेंज होता है
कि सर यहाँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ईडी से अंत करने वाला वर्ब V2 है या V3 है, इस डिफरेंस को कैसे समझेंगे। तो एक फॉर्मूला है, बड़ी आसानी से आप उस डिफरेंस को भी समझ जाएंगे। पहले आप एटसेट्रा कर लीजिए, राइट। और एटसेट्रा करने के बाद आगे हम कुछ क्या ले रहे हैं बच्चों, नोट्स। मतलब V3 को आपने अभी तक क्या जाना कि V3 क्या है, EN फॉर्म ऑफ द वर्ब है या पास्ट पार्टिसिपल है और नो नंबर को फॉलो करता है, ना तो वो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, राइट। तो इस नोट्स में, नोट्स ए के फर्स्ट में हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या है, आपकी समस्या क्या होगी कि V2 और V3 कई बार सेम फॉर्म के साथ आता है। जैसे प्लेट के सेंस में आप देख रहे हो कि उसका V2 भी प्लेट है और V3 भी प्लेट है, लेकिन जब वो सेंटेंस में आएगा तो या तो V2 होगा या V3 होगा। मान लेते हैं कि अगर हम आपको यहाँ अलग से सेपरेट करके बता दें कि ये प्लेट है, तो प्लेट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँगा कि पहचानो प्लेट क्या है, वर्ड का कौन सा फॉर्म है, तो आप ये कह सकते हो सर ये V2 भी है और V3 भी है। लेकिन जब इस सेम फॉर्म वाले वर्ब को जो सेपरेटली V2 भी है और V3 भी है, जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो या तो वो V2 होगा या V3 होगा। अब वहाँ पे सेंटेंस में आप ये नहीं कह सकते कि सर ये V2 भी है और V3 भी है। एक बच्चा ये नहीं कह सकता सर ये V2 है और दूसरा बच्चा ये कहेगा ये V3 है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो V2 है तो सभी बोलेंगे V2 है, अगर वो V3 है तो सभी बोलेंगे V3 है। तो सेंटेंस में हम ये कैसे तय करेंगे कि हमारा जो सेम फॉर्म्स ऑफ वर्ब है इन V2 एंड V3, वहाँ पर वो V2 ही है या V3 ही है, ये कैसे फैसला करेंगे। तो सुनिए, बहुत आसान है। देखो, हर वाक्य में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, राइट। पहले आप इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लो। चलो, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हमारा V2 बराबर हो जाएगा V3 के, मतलब सेम फॉर्म, ऐसा नहीं हो कि V2 बराबर V3 होता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे फॉर्म जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम फॉर्म में होता है। मतलब सेम फॉर्म कहने का मतलब वो X होता है। क्या होता है? X होता है, सेम फॉर्म में होता है। तो हमें ये पता करना है कि ये V2 है या V3 है। ये कैसे पता करेंगे? हमारा क्वेश्चन क्या है कि V2 बराबर क्या है, V3 है। हाँ, V2 बराबर V3 बराबर X, यानी V2 का भी वैल्यू क्या है, X है, V3 का भी वैल्यू क्या है, X है। तो यहाँ पर X V2 भी है और V3 भी है, राइट। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लें, यहाँ V1 ले लें, यहाँ V2 ले लें और यहाँ V3 ले लें। पहला एग्जाम्पल यहाँ प्ले लें, यहाँ पर प्लेड लें और यहाँ भी प्लेड लें, राइट। ये अगर X है तो ये भी X है, समझ रहे हो। अगर हम यहाँ टीच ले लें, क्या ले लें, टीच, तो यहाँ भी टाउट होता है। क्या होता है? टाउट। ये भी X है और यहाँ भी टाउट होता है, यानी ये भी X है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर V2 और V3 का फॉर्म एक दूसरे से मैच करता है, राइट। तो यहाँ अगर हम सेपरेट करके बोले कि प्लेट क्या है, तब तो प्लेट को आप V2 में भी देख रहे हो और V3 में भी देख रहे हो। तो आप ये कह सकते हो सर ये V2 फॉर्म भी है और V3 भी है, लेकिन जब वो सेंटेंस में आ जाएगा तब हमें तय करना है कि वो V2 है या V3 है। वो कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे नोट्स फर्स्ट में V2 बराबर V3 बराबर X है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये V2 है या V3 है? तो इसके लिए आप इसमें रिमेंबर लिखिए। क्या रखें? रिमेंबर, राइट। समझ रहे हैं? रिमेंबर रखें। तो रिमेंबर में क्या रखना है? फर्स्ट में देखो वाक्य में क्या हो, सब्जेक्ट हो। हाँ, इसके बाद तुरंत X आ जाए। X आप समझ गए ना कौन है? वही जिसका V2 और V3 सेम है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाए? X आ जाए। तो यहाँ पर X को हम लोग V2 मानेंगे।
क्या मानेंगे? समझ गए? अब दूसरी बात, यहाँ क्या आ जाए? सब्जेक्ट आ जाए। और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाए? ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आ जाए? एक्स आ जाए। तब यहाँ पर वो एक्स V3 होगा, राइट? अब आप इस दोनों में से किसी भी वर्ड से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। प्लेट से लो या टॉर्च से लो। प्लेट से तो देखो, ही प्लेड, है ना, द फ्लूट। ही प्लेड द फ्लूट। ही प्लेड द फ्लूट। अब देखो ये एक्स वाला है, ये क्या है? तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्स है, मतलब ये V2 है। समझ रहे हो? अगला एग्जाम्पल देखो, ही हैज प्लेड द फ्लूट, राइट? अब यहाँ पर कौन है? एक्स है, लेकिन एक्स के पहले क्या है? ऑक्सिलरी है, मतलब ये V3 है। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम था कि हमारा V2 और V3 दोनों जब सेम फॉर्म में रहेगा, है ना, एज अ वर्ड रहेगा, तब हम उसे V2 भी बोल सकते हैं, V3 भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक्स वाला वर्ब यानी सेम फॉर्म वाला वर्ब जब सेंटेंस में यूज होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो एक्स V2 है या V3 है? तो फॉर्मूला क्या है कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्स आ जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्स आ जाए तो एक्स को मानेंगे V2। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी आ जाए, ऑक्सिलरी के बाद एक्स आ जाए तो एक्स हो जाएगा V3। और भी एग्जाम्पल, कोई दिक्कत? तो अब तक बच्चों ने क्या सीखा, इसका जवाब दें। V3 को यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम किस किस नाम से जानते हैं? एक तो EN फॉर्म, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, ये दो नाम है, EN फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। ये जो नो नंबर है वो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी फीचर्स है, उसकी विशेषता है कि वो किसी भी नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो वो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, राइट? फिर जाकर के आपने नोट्स में लेकर के एक क्वेश्चन अरेंज किया और क्वेश्चन ये था कि सर जब V2 बराबर V3 हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा, जहाँ पर V2 भी x है और V3 भी x है, तो x V2 भी हो सकता है ना? x V2 भी हो सकता है, x V3 भी हो सकता है। लेकिन जब वो सेंटेंस में यूज होगा तब या तो वो V2 होगा या फिर V3 होगा। तो सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि x टाइप का जो वर्ब है वो V2 है या V3 है? कौन सा है? कैसे पता करेंगे? सर सिंपल, बहुत आसान सा जवाब है इसका कि अगर एक्स वाला वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, यानी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आ जाएगा, तो एक्स होगा V2। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद कोई ऑक्सिलरी आ गया और उसके बाद एक्स आ जाएगा तो एक्स हमेशा V3 होगा। कोई दिक्कत? चलो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं रेस्ट करता हूँ। और बाकी बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं सामने से हट रहा हूँ, ये लीजिए। और थोड़ा सा फास्ट कॉपी कीजिएगा और एक्यूरेट कीजिएगा, गलत सलत नहीं। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, थोड़ा सा फास्ट करिए। We have just 15 minutes to go on. हो जाएगा। अभी तो मैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूँ ना? गुड, केवल बोर्ड आ रहा है ना? चलिए। कलाम भाई साहब जगे रहिए, अभी जिंदगी बाकी है। हाँ, जगे रहिए। थोड़ा सा कैमरा इधर करो तो इन दोनों को दिखाओ तो कैसे बात करती है दोनों।
बदमाशी की तो पूरी दुनिया में फैला देंगे। हो गया बच्चे लोग? थोड़ा सा फास्ट करो। कल ना पढ़ा के पूरी तरह से मूड ऑफ हो गया, कल मैं बेचैन हो गया, तो बिल्कुल कल का क्लास, हर क्लास एकदम बिल्कुल नहीं मज़ा आया था। मैं रात भर इसी के बारे में सोच रहा था कि अगले क्लास को अच्छा कैसे करूँगा। आज ठीक है? चलिए अच्छी बात है। अब इतना देर बच्चों को वेट न करवाएं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। हाँ, यूट्यूब वीडियो थोड़े ना है, क्लासरूम का वीडियो है, तो क्लासरूम तो क्लास के हिसाब से ही चलेगा, है ना? नाम बोल रहे हैं ऑनलाइन ओरिजिनल वाला। देखो इसको क्यों निकाल दिया, कहाँ चिपकाया? इस पे चिपकाने के लिए था। वो को रख दे, रख दे। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा है इसकी समस्या है थोड़ी सी, लेकिन अभी ग्रीन बोर्ड पे ही करूँगा घर पे। LED लगवा दें, बच्चों की डिमांड है ना। थोड़ा सा बच्चे का क्लास का प्रमोशन कर दो, LED लग जाएगा। हाँ सर, आने लगेगा, लग जाता है। तो तुम लोग पहले प्रमोशन करोगे ना, तुम लोग LED देख करके थोड़े ना आए थे। एस प्रकाश का नाम सुन के आया था, तो हम LED पर भी वही पढ़ाएंगे, व्हाइट बोर्ड पर भी वही पढ़ाएंगे। जिस दिन जेब में पैसा आ जाएगा उसमें LED आ जाएगा, है कि नहीं? कैमरा मैन आ जाएगा, है कि नहीं? एडिटर आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी व्हाट? सुपर डिजिटलाइज्ड। ऑटोमेटिक आने लगेगा, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन अर्न। इरेज कर रहा हूँ बच्चे लोग। अब नाउ आई कांट वेट, प्लीज। बहुत कुछ कहना है अभी V3 के बारे में, अब सोचिए। अच्छा एक बात बताओ, V3 के बारे में अगर ये कहूँ कि V3 जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो हमेशा ऑक्सिलरी के साथ ही आता है ना? ये हमेशा याद रखना, समझ रहे हो? अब सुनो पॉइंट बी, नोट्स बी में आप ये देखिए कि आपका क्या है, V3 है, लेकिन V3 वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन इनका प्रयोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हो सकता है, होता है। अब जैसे देखो, वर्ब का जो प्रयोग है, यानी V3 का वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो यूज्ड होता है, यूज्ड कहाँ होता है, कैसे होता है? यूज्ड एज, किस रूप में? एक वर्ब। अगर वो वर्ब है तो वर्ब का भी काम करेगा, मतलब वर्ब के रूप में वो हमेशा क्या कर रहा होगा? एक्शन, राइट? और चूंकि लेक्सिकल है तो वो हमेशा बनेगा प्रिंसिपल, यानी मेन वर्ब यही रहेगा वर्ब के रूप में, राइट? और एक जगह वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होगा, यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं। आप दो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, फिर हम इसमें रिमेंबर लेंगे, बहुत सारी बातें हैं। अब देखो, जैसे हमने कहा कि सी हैज ब्रोकन, उसने तोड़ दिया। क्या तोड़ा? हाँ, दिल तोड़ा। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। कुछ किया मेरे साथ? नहीं, कुछ किया ना। अब करना क्या होता है? करना क्या होता है? काम होता है ना। तो उसने भी मेरे साथ कुछ किया। क्या किया? दिल तोड़ दिया। ये क्या है? वर्ब है, लेकिन इसने काम किया है। ये क्या किया है? एक्शन किया है। तो जब एक्शन किया है तो यहाँ पर वर्ब, मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो किस रूप में यूज है? वर्ब के रूप में यूज है ना? लेकिन अब उसने मेरा दिल तोड़ दिया तो मेरा दिल टूट गया। अब मैं टूटे हुए दिल को लेकर के घूम रहा हूँ, है ना? तो लोग मुझे ये कहते हैं
कि ही इज अ ब्रोकन हार्ट। अब मुझे टूटा हुआ दिल, लोग मुझे जख्मी दिल करके पुकारते हैं कि यह देखो जख्मी दिल है। तो जख्मी दिल क्यों हुआ? क्योंकि किसने मेरे साथ कुछ कर दिया, किया गया तो दिल तोड़ दिया। टूटा किसका? मेरा। तो मैं घूम रहा हूँ तो दुरुस्त दिल लेकर के तो घूमूंगा नहीं, किसी ने तोड़ दिया है तो टूटा हुआ दिल, जख्मी दिल लेकर के घूम रहा हूँ। लोगों ने मेरा नाम ही कर दिया ही इज अ ब्रोकन हार्ट, मतलब वो एक जख्मी दिल है। तो है ब्रोकन, ये क्या है? थर्ड फॉर्म है वर्ब का, राइट? थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि वो जो हार्ट है उस ये एडजेक्टिव उस हार्ट को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। अब समझ रहे हैं? मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, आप ये मान के ना चले कि वो हमेशा वर्ब के रूप में ही यूज होगा, है ना? वो अलग से एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सर वर्ब के रूप में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होगा और एडजेक्टिव के रूप में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। अब ये भी आप समझ लीजिए। पहले हम यहाँ एटसेट्रा कर दें या और एग्जाम्पल लूँ, लेंगे। अब यहाँ पर फिर से आपको रिमेंबर लिखना है। क्या लिखना है? रिमेंबर। रिमेंबर में पहली बात कि एज अ वर्ब it forms perfect tenses and the passive voice of all tenses। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा कि देखो ये क्या है? V3 है, और V3 का प्रयोग किसके रूप में हो रहा है? वर्ब के रूप में हो रहा है। तो वर्ब के रूप में V3 कहाँ जाएगा? टेंस में। तो टेंस में कहाँ जाएगा? परफेक्ट में। कहाँ पे? परफेक्ट में। अब परफेक्ट कितने होते हैं? परफेक्ट 3 होते हैं। कौन? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, है ना, एंड फ्यूचर परफेक्ट। चलेगा? परफेक्ट क्यों फिर दोबारा लिख रहे हैं? परफेक्ट लिखा हुआ है, मतलब वर्ब के रूप में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग जिस टेंस में होगा वो टेंस कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब सुनो, जब वो हैज या हैव के साथ आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, जब वो हैड के साथ आएगा तो पास्ट परफेक्ट, और जब वो शैल या विल प्लस हैव के साथ आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट। चलेगा। और जो वॉइस है यानी वर्ब के रूप में जितने भी परफेक्ट टेंस है वहाँ पे V3 का यूज होगा। अब वॉइस के रूप में वो कहाँ पर होगा? पैसिव में। कहाँ होगा? पैसिव में। अब पैसिव मतलब ऑल टेंसेज। पैसिव किसका? तो किसी भी टेंस को जब आप पैसिव में ले जाओगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा, राइट? आप समझ रहे हैं? तो ये यहाँ जो परफेक्ट में है वो परफेक्ट में दोनों में होगा, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। मतलब जब वो टेंस में जाएगा तो टेंस में जो परफेक्ट टेंस होगा वो एक्टिव में भी V3 मिलेगा और पैसिव में भी मिलेगा। लेकिन जब आप वॉइस की बात करते हैं तो V3 का प्रयोग कहाँ होगा? पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस मतलब ऑल टेंसेस, मतलब जितने भी टेंस हैं। तो अब देख लो कि आपके पास 4 टेंस है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट? समझ रहे हैं? अब सिंपल 3 है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड सिंपल फ्यूचर। फिर कंटिन्यूअस 3 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बाद आपका जो परफेक्ट है वो भी 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 3 चौका कितने हो गए? 12।
तो 12 टेंस को, चाहे वो सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, अगर आप उन्हें पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो मेन वर्ब के रूप में हमेशा किसका यूज होगा? V3। अब आप समझ चुके हैं कि आपको कह रहा है कि वर्ब के रूप में जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो किस टेंस में यूज होगा? तो परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी, परफेक्ट में। समझ रहे हो? बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी V3 का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा। सिंपल पास्ट में कभी भी V3 का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा। समझ रहे हैं? सिंपल फ्यूचर में कभी भी मेन वर्ब के रूप में V3 का यूज नहीं होगा। जितने भी कॉन्टिन्यूअस है वहाँ पर मेन वर्ब के रूप में V3 का यूज नहीं होगा। जितने भी परफेक्ट है वहाँ पर मेन वर्ब के रूप में V3 का यूज होगा। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वहाँ पर भी V3 का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा। लेकिन टेंस कोई भी हो, अगर वॉइस पैसिव हो जाएगा तो वहाँ V3 रहेगा। बिना V3 का पैसिव वॉइस का निर्माण नहीं होता है। क्लियर हो गया? मतलब अब जब आप ये देख रहे हो कि V3 का प्रयोग सेंटेंस में कभी वर्ब के रूप में होता है, कभी एडजेक्टिव के रूप में, तो आप ये जानना चाहते हो कि वर्ब के रूप में कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। तो वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? किस टेंस में? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, चाहे वॉइस एक्टिव हो या पैसिव हो। तो अब मैं वर्ब फॉर्म बोल रहा हूँ, टेंस पहचानिए। तो हैज, हैव प्लस V3 कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हैड प्लस V3 और शैल हैव, विल हैव प्लस V3। समझ गए? तो जितने भी परफेक्ट टेंस है वहाँ पर V3 का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा। और दूसरी बात कि सर वॉइस का क्या मतलब है? तो परफेक्ट में तो एक्टिव में भी V3 का यूज होगा, पैसिव में भी V3 का यूज होगा, लेकिन मतलब बाकी के जो टेंस है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, अगर उसे हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो वहाँ पर भी V3 का प्रयोग होगा। चलेगा? अब आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि I have taught, I have taught। अब बताइए, ये हमारा V3 है, ये हमारा ऑग्ज़िलरी वर्ब है। टेंस बताइए कौन सा? ठीक से बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट? क्या आप वॉइस बता सकते हैं? एक्टिव है। अच्छा, ये कैसे पहचाना? तो चलो ये समझ लो, कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ब एक्टिव है या पैसिव है। तो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, सेंटेंस में दो चीज़ जरूर होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, राइट? अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाए? डूअर। क्या हो जाए? यानी काम करने वाला हो जाए। और वर्ब क्या कर रहा हो? एक्शन कर रहा हो। तो ये जो वर्ब है वो हमेशा एक्टिव होगा। क्या होगा? एक्टिव। यानी काम जब सब्जेक्ट के द्वारा होगा तो वर्ब हो जाएगा एक्टिव। और अगर फिर सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर है। यानी ये तो वर्ब है तो एक्शन तो करेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा, ये एक्शन उस सब्जेक्ट पर ही हो जाएगा, तो हमारा वर्ब हो जाएगा पैसिव। तो अब आप यहाँ आइए कि आपका सब्जेक्ट कौन है? आई है। और सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैंने पढ़ाया है। किसने काम किया? आपका सब्जेक्ट ने काम किया, मतलब सब्जेक्ट डूअर है। तो इसका ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है हैव टॉट, वो क्या है? एक्टिव है, राइट? चलेगा? और अगला सेंटेंस है आई हैव बीन टॉट। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन है? आई है। आई है। ये पूरा जो फ्रेज है वो क्या है? वर्ब है। अब आप कह रहे हो कि मुझे पढ़ाया गया है, यानी ये जो काम है वो किस पर हुआ है? यहाँ काम किसने किया था? सब्जेक्ट ने। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट पर ही काम हो गया, मतलब आपका सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है, मतलब हमारा जो वर्ब है वो क्या है? पैसिव है, राइट? कोई दिक्कत? अब ज़्यादा एग्जाम्पल मैं यहाँ नहीं लेने जा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग सेंटेंस में जब भी होगा तो उसका एक खास टेंस होगा और उसका एक खास वॉइस होगा, राइट? तो टेंस कौन कौन से ऐसे टेंस है जहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा? तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, राइट?
और किस वॉइस में इसका इस्तेमाल होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव में भी यूज होगा, पैसिव में भी यूज होगा। लेकिन बाकी के जो टेंस है, चाहे वो सिंपल वाला हो या कंटिन्यूअस वाला हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, कोई भी टेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। कोई भी टेंस, चाहे तीनों का तीनों सिंपल, तीनों का तीनों कंटिन्यूअस, तीनों का तीनों परफेक्ट, तीनों का तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। मतलब बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म का कोई भी सेंटेंस पैसिव नहीं हो सकता है। It is impossible that you make a passive sentence without V3. This is never possible. This is quite impossible. It is never possible that you will see a sentence in the passive voice without V3. यानी आप कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप V3 के बगैर किसी सेंटेंस को कह देंगे कि ये पैसिव है। ना तो कोई कहेगा और ना आप कहेंगे, चलेगा। अगर आप पर कोई इंसिस्ट करता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है उस सेंटेंस में, लेकिन वो कह रहा है कि ये पैसिव है, गोली मार देंगे, बोलो पैसिव है, तो बोलेंगे मार दो, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पैसिव है। अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, तो आपने रिमेंबर फर्स्ट में क्या देखा कि एज अ वर्ब, एज अ वर्ब। और अगली बात क्या है कि अब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो किसी भी टेंस में यूज होगा। ये पहली बात आप समझ गए, पहली बात समझ गए। दूसरी बात आप ये भी समझिए कि जब V3 किसके रूप में यूज होगा? एडजेक्टिव के रूप में, तो इसका जो टेंस होगा ना वो कोई भी हो सकता है, एनी, किसी भी टेंस में वो एडजेक्टिव के रूप में जाएगा, चलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो कि इट इज अ burnt, it is a burnt, burnt, B-U-R-N-E-T, burnt house। यह एक जला हुआ घर है। कैसा घर है? ये V3 है और किस रूप में है? एडजेक्टिव के रूप में है, क्योंकि वो इस हाउस को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो अभी मैं प्रेजेंट में कह रहा हूँ कि इट इज अ बर्न्ड हाउस, यह एक जला हुआ घर है। लेकिन अगर हम पास्ट में जाएंगे तो कहेंगे वो एक जला हुआ घर था, तो यहाँ पे वॉज कर देंगे। वो एक जला हुआ घर रहेगा तो इट विल बी अ बर्न्ड हाउस, ऐसे भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एडजेक्टिव के रूप में कोई बाउंड्री नहीं है। एडजेक्टिव के रूप में वो किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है, किसी भी प्रकार के टेंस में यूज हो सकता है, लेकिन वो जहाँ भी यूज होगा वो किसी नॉन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई कर रहा होगा। तो अब आपको ये सोचना है कि V3 वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो बड़ा आसान सा जवाब है कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी एक्शन को दिखला रहा होगा, ये बता रहा होगा कि कोई काम हुआ, तब वहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म को वर्ब ही कहेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा होगा, वो एक्शन नहीं दिखला रहा होगा, तो उस सिचुएशन में आप उसे एडजेक्टिव बोलोगे। क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। तो वर्ब का जो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल को आप ऐसे समझिए कि यस इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बट इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू, ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं। तो जब वो एक्शन दिखलाएंगे V3 तो क्या होंगे? वर्ब। और जब वो क्वालिफाई करेंगे किसी नाउन या प्रोनाउन को तो हो जाएंगे एडजेक्टिव। अब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? वर्ब के थर्ड फॉर्म को अच्छी तरह से समझ गए? तो एक बार बच्चे लोग जवाब दें, वर्ब का थर्ड फॉर्म को और किन किन नामों से आप जानते हो? अच्छा, आपने बताया एक EN फॉर्म और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा ये बताइए कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो किसी नंबर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? मतलब सिंगुलर होता है? नो। अच्छा, वो प्लूरल होता है? नो। मतलब इसका कोई नंबर नहीं होता है, राइट। अच्छा ये बताइए कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बिना ऑग्ज़िलरी वर्ब कभी आता है? कभी नहीं आता है ना? कभी नहीं आता। वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर वर्ब के रूप में यूज होगा तो वो हमेशा ऑग्ज़िलरी के साथ ही आएगा। कोई दिक्कत? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किस टेंस में होता है?
परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, राइट। तो परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। बाकी के जितने भी टेंस हैं उसके एक्टिव फॉर्म में अलग अलग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सिंपल में V1 का यूज होता है, V2 का यूज होता है, कंटिन्यूअस में V4 का यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 का यूज होता है, केवल परफेक्ट में ना V3 का यूज होता है। लेकिन पैसिव वॉइस किसी का भी हो, सिंपल प्रेजेंट का हो, है ना, मतलब सॉरी सिंपल टेंस का हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर हो, या कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, या फिर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मेन वर्ब के रूप में उसके पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का ही प्रयोग होता है। मतलब आप ये याद कर लीजिए कि नो V3 नो पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए अब वीडियो को एंड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच। चलो हो गया, अब कर दिया ना, जल्दी करो।